নমস্কার, বাংলা চলচ্চিত্রে আপনাদের স্বাগত জানাই। এখন আমি এসেছি চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে। এখানে কথা বলে নেব বিখ্যাত গাইনোকোলজিস্ট डॉक्टर शिवा सिंह शेखावत मैडम संगे। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम, आजकल अभी देख रहे हैं जितना भी यंग लेडीज़ है उसमें पीरियड में थोड़ा इरेगुलरिटीज आ रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं कि यंग लेडीज़ से और यंग लड़कियां भी 12, 13, 14 साल की जो पीरियड्स से रिलेटेड समस्या रहती है, पीरियड इरेगुलर रहता है, टाइम पर नहीं आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो अभी रहता है दैट इज़ लाइफस्टाइल। क्योंकि बच्चे जो हैं वो खेलते नहीं हैं, वो सारे टाइम बैठे हैं या ट्यूशन पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी किसी भी एज में ज़रूरी है, स्पेशली जब ग्रोथ पीरियड है और 20s और 30s में लेकर। एंड सेकेंड कॉमन रीज़न है उसका, कॉमन क्या एडेड रीज़न है डाइट में बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो डाइट का न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम है। जो खाना चाहिए जैसे सब्जी, सलाद, विटामिन रिच खाना, वो सब नहीं खाते हैं। सो डाइट और सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो डेली रूटीन है इंसान का। अच्छा। नॉर्मल बॉडी का डेवलपमेंट और साइकिल्स सन के हिसाब से चलता है। सुबह सन निकलता है तो उठना चाहिए इंसान को, जब सन ढलता है तब सोना चाहिए इंसान को। लेकिन लोग देर रात खाना खाते हैं, डिनर टाइम शिफ्ट हो गया है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, लोग रात को जग रहे हैं, सुबह नहीं उठा जाता है, सुबह लेट उठ रहे हैं, तो सारा बॉडी का साइकिल जो है चेंज हो जाता है और इस कारण से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण और है प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम, स्पेशली बच्चों के अंदर, विच लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अभी और एक देखते हैं पीसीओडी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनका इसका कारण यही हार्मोनल प्रॉब्लम है और ये पीसीओडी ही होते हैं इसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल, और बच्चे और लड़कियां और यंग गर्ल्स। एंड मोस्टली इसमें दो स्पेक्ट्रम होते हैं, एक जो पतले रहेंगे और मैक्सिमम 80% वो होते हैं जिनका वेट गेन भी होता है साथ में, और हार्मोनल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होती है। मेन रीज़न जो है खान पान, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज की लैक। अभी एक देखते हैं कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें पेप स्मीयर टेस्ट का उसमें अब क्या एडवाइस करना चाहिए, कौन सा उम्र में स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, कैंसर किसी भी बीमारी की तरह, किसी भी प्रॉब्लम की तरह प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये चीज़ कैंसर में सबसे ज़्यादा अप्लाई होती है। एंड जो लेडीज़ के अंदर कुछ प्रकार के कैंसर्स होते हैं जिनको हम आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं, स्पेशली बनने से पहले। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर, जो विमेन के अंदर कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो जो भी विमेन या गर्ल्स सेक्सुअली एक्टिव हैं, दैट इज़ द एज टू स्टार्ट पैप स्मीयर स्क्रीनिंग। तो अगर सेक्सुअल एक्टिविटी कभी भी शुरू हुई है, चाहे वो 18 साल की उम्र में शुरू हुई है, चाहे वो 30 साल की उम्र में शुरू हुई है, आपको तब से पैप स्मीयर कराना है। हर 3 से 5 साल पे पैप स्मीयर रिपीट करना है अगर ये पैप स्मीयर नॉर्मल है, करंट पैप स्मीयर नॉर्मल है। एंड मिनिमम 65 ईयर्स की एज तक पैप स्मीयर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और मैम अभी देखते हैं कि ब्रेस्ट में लंप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें कभी कभी यंग 20-21 एज में भी या उससे कम में भी देख रहे हैं, इसको आप कैसे एडवाइस करेंगे अलर्ट रहने के लिए? सिमिलरली जैसे मैं आपको बाकी कैंसर की बात कर रही थी, सर्वाइकल कैंसर की, वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर वुमेन में कैंसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। लेकिन वुमेन या लेडीज़ में या गर्ल्स में जो भी ब्रेस्ट लंप होता है वो ज़रूरी नहीं है कैंसर है। इसलिए लंप होने से डरना घबराना नहीं है और आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। लेकिन फिर भी एक स्क्रीनिंग है, अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है, या आपकी फैमिली में जरायु के कैंसर का हिस्ट्री है, या कोलन कैंसर का हिस्ट्री है, कैंसर्स का हिस्ट्री है, या फिर आपको खुद कोई ऐसा कैंसर रहा है जो इससे रिलेटेड है, उस केस के अंदर आपको मैमोग्राम नाम का एक टेस्ट होता है जो आपको एनुअली कराना चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद हर लेडी को, चाहे आपका फैमिली में हिस्ट्री है या नहीं है, एक बेसलाइन मैमोग्राम कराना ज़रूरी है। हर साल 40 साल की उम्र में एक बेसलाइन मैमोग्राम कराना ज़रूरी है। अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है और कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है
तो 45 ईयर्स से एनुअल स्क्रीनिंग चालू होती है। तो इसमें अर्ली डिटेक्शन का चांसेस इसमें अर्ली डिटेक्शन होता है। ओके। और हम लोग ऐसा बहुत कॉमनली देखते हैं कि जिसमें पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे कुछ नहीं है, लेकिन मैमोग्राम पे कैंसर निकल जाता है। ओके। और वो बहुत स्टार्टिंग होता है, छोटा सर्जरी होता है एंड पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। और जिनको फैमिली हिस्ट्री है उनको यही स्क्रीनिंग 35 पे चालू करने की जरूरत है। और सब लेडीज और सब गर्ल्स को हम लोग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एडवाइस करते हैं, हाँ। जो उनको हर महीने करना चाहिए। कहीं कोई भी तो नम unusual डिटेक्ट कुछ होने शो से क्या प्लीज डॉक्टर के पास चाहिए। और एक मैम पीरियड्स का टाइम पे बहुत लेडी का पेन होता है, क्रैम्प होता है, उसको क्या रेमेडी आप प्रोवाइड सो जो बहुत सारे पीरियड रिलेटेड क्रैम्प्स हैं उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। एक मैक्सिमम सेक्शन जो होता है जो फिजियोलॉजिकल होता है, नॉर्मल रिलेटेड क्रैम्प्स होते हैं जिनको हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ा एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं एंड छोटी मोटी मेडिसिन हम दे सकते हैं जिससे वो आराम रहता है। लेकिन ये जो पीरियड रिलेटेड पेन है, अगर वो पेन ऐसा है जो आपके लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा है, आप नॉर्मल काम नहीं कर सकते अपना उसके अंदर, जो मासिक से पहले 3-4 दिन पहले ही शुरू हो जाता है और जो मासिक के थ्रू आउट चलता है और उसके बाद भी रह रहा है, इस प्रकार का पेन जनरली नॉर्मल नहीं होता। उस केस में आपको डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। वो आपका इंटरनल स्कैन करेंगे, चेक करेंगे उसमें क्या हो रहा है ना, अकॉर्डिंगली हम आपको एडवाइस करेंगे। अभी मैम सर्वाइकल कैंसर के लिए अभी वैक्सीन आ गया है, तो हम लोग जैसे जानते थे वैक्सीन के लिए बच्चों के, चाइल्ड के लिए लेते हैं, ये वैक्सीन कितना महत्वपूर्ण है इस बारे में क्या? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाइकल कैंसर क्योंकि विमेन में कैंसर का एक मेजर कॉज है एंड एक ह्यूज चंक है, एंड सर्वाइकल कैंसर का एक बड़ा हिस्सा प्रिवेंटेबल है HPV वैक्सीन से। सो ये वैक्सीनेशन हम सबको एडवाइस करते हैं। ये वैक्सीनेशन का टाइम 9 ईयर की एज से स्टार्ट हो सकता है। सो फॉर गर्ल चाइल्ड आप 9 से की उम्र से ही एक्चुअली वैक्सीन लगा सकते हैं। जितना हुआ ना हुआ उससे डजंट मैटर। ओके। और इनफैक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले अगर आप सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ले चुके होते हैं तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी से ही HPV वायरस इंट्रोड्यूस होता है एंड दैट्स हाउ उसके बाद ही हम पैप स्मीयर स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। So आपको 9 years onward is when the HPV vaccine is taken and हम लोग 45 years तक अभी कैचअप दे रहे हैं। बेस्ट फेजेस अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी होने से पहले हो जाए, सबसे अच्छा है कि अपने बच्चों को 9 से 12 उम्र के बीच में ही ये वैक्सीन लगा दें। उस समय इसकी सिर्फ 2 डोजेस हैं एंड उसके बाद 3 डोजेस हैं। और जो मेनोपॉज का पहले लेना पड़ेगा, मतलब जिसका मेनोपॉज है उसका कुछ काम पे नहीं आएगा वैक्सीन? मेनोपॉज में इसका कोई रोल नहीं है। कितना डोज, हाउ मेनी डोज सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन 9 से 12 साल की उम्र में 2 डोज है। एक फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज आफ्टर 6 मंथ्स और उसके बाद में 3 डोज है आइडियली। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज आफ्टर 2 मंथ्स एंड थर्ड डोज आफ्टर 6 मंथ्स। ओके मैम, अभी थोड़ा सा ओबेसिटी सबका आ जा रहा है, या कोई IT हो या जो घर में बैठे भी क्या फिजिकल एक्टिविटी जैसे आपने बताया कम हो गया, ओबेसिटी का सब गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम का ट्रिगर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओबेसिटी आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसेस करता है, उससे आपको मेटाबॉलिक सिम्पटम्स होते हैं, आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी PCO आप जो सुनते हैं वो होता है, पीरियड की एबनॉर्मलिटी होती है, प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होती है, वो आपको शुगर, प्रेशर और थायराइड के लिए प्री डिस्पोज करता है। उसके कारण प्रेगनेंसी आने में भी आपको शुगर, प्रेशर, थायराइड आपको पहले नहीं है तो प्रेगनेंसी के दौरान आने की संभावना होती है। प्लस ओबेसिटी अपने आप में आपको ब्रेस्ट कैंसर और जरायु का कैंसर के लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, बन सकता है उसको। तो आप ये कहना चाहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज, वेल फूड हैबिट, वेल लाइफस्टाइल आपको बचा सकता है। इसमें मैम डायबिटिक और BP जिसका है उसको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। सो जो लोग डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं, स्पेशली ऐसी लेडीज़ जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं, जिनको मेनोपॉज हो गया है, उनके लिए स्पेशली गायनी का चेकअप इंपॉर्टेंट है। लेडीज़ जनरली क्या सोचती है, अभी तो मासिक खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं, हमारा अभी यहाँ पे चेकअप का जरूरत नहीं। नॉर्मली आएंगे, अपना प्रेशर, शुगर टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, एक्सरे, ECG को सब कराएंगे, गायनिक चेकअप नहीं कराना चाहते। हम लोग करते भी तो बोलते हैं कि आप इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे में स्पेशली चेकअप जरूरी है। और जैसे मैंने कहा 65 से पहले पैप्स में कंटिन्यू करना है, आपको मैमोग्राम करना है, क्योंकि शुगर, प्रेशर के और ओबेसिटी तीनों मिलके आप ब्रेस्ट के लिए ससेप्टेबल हैं। आपको ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करना है इंट्रामेटल लाइनिंग देखने के लिए, क्योंकि आपको यूट्राइन कैंसर रूल आउट करना है। ओके मैम, हीमोग्लोबिन लेवल क्या चेक करना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड्स? कुछ पेशेंट का होता है कि पता नहीं चलता है कि उनका हीमोग्लोबिन कम है,
तो नॉर्मली एज सच भी जनरल चेकअप में कंप्लीट ब्लड काउंट्स Complete. आता है, जो हम सबको करने को कहते हैं। ओके। जिनको भी हेवी पीरियड्स होते हैं हाँ। उनको अपना रेगुलरली हम्म। हीमोग्लोबिन चेक करना है, चेक। अदरवाइज प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलरली हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। ओके। और मैम यो पीरियड्स का टाइम पे कभी कभी ये हाइजीन का भी थोड़ा मेंटेन होता है, थोड़ा विलेजेस वगैरह में अभी भी ऐसा ही थोड़ा हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है? सो हाइजीन मेंटेन करने से पीरियड्स के समय या बिना पीरियड्स के समय भी अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं तो आप अपने आप को इन्फेक्शंस के लिए प्रोन करते हैं। ओके। तो आपको यूरिन और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, जो अगर बार बार होता है तो आपके लिए क्रॉनिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हो मतलब सकता है। हमेशा होने वाली प्रॉब्लम बन जाती है। कोई भी चीज़ क्रॉनिक होने से उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है। ओके। सिमिलरली वो आपका अंदर का जो एरिया है वेजाइना, हाँ। जरायु और जरायु का भीतर का इन्फेक्शन, और उससे इन्फेक्शन पेट में जा सकता है जिसको हम पीआईडी कहते हैं। ओके। और ये सब भी क्रॉनिक पीआईडी होने से लगातार तोल पेट में दर्द होना, बैक पेन होना, ये सब ओके। रहता है, और अंदर सब चिपकना, कई टाइप की समस्याएं हो सकती हैं। ओके। इसलिए हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा वस्तु दिया। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते।